गुलाम वंश का एक शक्तिशाली शासक गयासुद्दीन बलबन के बारे में इतिहासकार स्मिथ लिखता है कि बलबन अपने विद्रोहियों को सर से लेकर पैर तक चमड़ी निकलवा लेता था। अब आप समझ सकते हैं कि बलबन की क्रूरता और निर्दयता कितनी रही होगी। अब जिस व्यक्ति के सर से पैर तक की चमड़ी निकाल दिया जाए उसे कितना दर्द होगा। इतना ही नहीं, वह अपने विद्रोहियों को हाथी के पैर के तले कुचलवा देता था। एक और इतिहासकार बर्नी बलबन की क्रूरता के संबंध में लिखता है कि बलबन उस समय ऐसी ऐसी सजाएं देता था कि उस समय की जो जनता थी, उस समय के जो लोग थे, न ऐसी सजा को कभी देखा था और न ऐसी सजा को कभी सुना था। तो इस प्रकार आप बलबन की क्रूरता और निर्दयता को देख सकते हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं बलबन का इतिहास और बलबन के बारे में जानते हैं। तो आइए, बलबन, इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। इसका शासन वर्ष 1266 से 1287 के मध्य रहा। यह गुलाम वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। यह अंतिम नहीं था, इसके बाद और भी अन्य हुए, परंतु इसके साथ एक शब्द जुड़ा है, अंतिम शक्तिशाली शासक। इसके बाद गुलाम वंश में एक दो शासक और हुए, जैसे कैकूबाद और एक दो हुए, परंतु यह अंतिम शक्तिशाली शासक था गुलाम वंश का। इसका जन्म 1216 ईस्वी में तुर्किस्तान में इलबारी तुर्क परिवार में हुआ था। यह किस परिवार से संबंध रखता था? तो इलबारी तुर्क कबीला। यहां पर यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इलबारी तुर्क कबीले से यह संबंध रखता था। इसके पिता जो थे इलबारी तुर्क कबीले के सरदार थे। मंगोलों ने जब तुर्किस्तान पर आक्रमण किया तो बलबन को इसने गुलाम बनाया और बलबन को मंगोलों ने ख्वाजा जमालुद्दीन नाम के व्यक्ति को बेच दिया। ख्वाजा जमालुद्दीन ये जो व्यक्ति था, यह बसरा ईरान का रहने वाला था। तो मंगोलों ने बलबन को किसे बेचा? ख्वाजा जमालुद्दीन। यह कहां का रहने वाला था? तो यह बसरा ईरान का रहने वाला था। तो इतना पहले हम जाने। तो ख्वाजा जमालुद्दीन व्यक्ति जो था, बलबन को लेकर अब दिल्ली आया। दिल्ली में जहां दासों को बेचा जाता है, जहां दासों का बाजार होता है, 1232 और 33 के आसपास ख्वाजा जमालुद्दीन ने इसे इल्तुतमिश के हाथों बेच दिया। अब बलबन कहां पहुंच गया? इल्तुतमिश के पास। अब यह इल्तुतमिश का गुलाम हो गया। सन कितने में? 1232 और 33 के आसपास। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बलबन की योग्यता से प्रभावित होकर, बलबन के कार्य और बलबन की योग्यता से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने इसे अपना खासदार नियुक्त किया। खासदार उसे कहते हैं खास व्यक्ति। खास व्यक्ति इसे नियुक्त किया। उसके बाद इसे गुलाम चालीसा, जो इसका दल था इल्तुतमिश का, जो महत्वपूर्ण और विशेष व्यक्तियों का जो एक तुर्कान चहलगानी इसका अन्य नाम है, तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया चालीसा दल। तो अब इसका पद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं, यह अपनी योग्यता से अपने पदों पर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इल्तुतमिश ने सबसे पहले इसे खासदार पद दिया। उसके बाद इसकी और तरक्की हुई, तो इसे तुर्कान चहलगानी, जो 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन था, जिसे इल्तुतमिश ने बनाया था। इसके पहले वीडियो में हमने आपको बता दिया है। तो इसे चालीसा दल में शामिल किया गया। फिर इसके बाद 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। उसके बाद आता है रजिया का शासनकाल। रजिया के शासनकाल में बलबन को अमीर आखुर का पद दिया गया। रजिया ने बलबन को अमीर आखुर का पद दिया गया। अमीर आखुर पर वह पद होता है, इसका अर्थ होता है अस्तबल का अध्यक्ष। अस्तबल जहां घोड़ों से संबंधित देखरेख किया जाता है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। तो रजिया सुल्तान ने इसे अमीर आखुर का पद दिया। अब रजिया सुल्तान के बाद अन्य शासक आते हैं।
रजिया सुल्तान की हत्या अमीरों ने करवा दी। अच्छा, इसके हत्या में और भी सस्पेंस बने हुए हैं, पर हमारा विषय रजिया सुल्तान की हत्या नहीं, हमारा विषय बलबन है। तो अभी हम बलबन के बारे में जानेंगे। अब बहराम शाह 1240 से 1242 के मध्य हुआ शासक। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह हुआ 1242 से 1246 के मध्य। अच्छा, अब इसके बाद सुल्तान नसरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली का सुल्तान बनता है। इसका शासन वर्ष 1246 से 1266 के मध्य रहा। अब इसके बाद बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के साथ किया। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को कई पद दिए, जिसमें सबसे एक महत्वपूर्ण पद है नायब ए मामलिकात। नायब ए मामलिकात एक प्रधानमंत्री का पद था उस समय, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। यह शासक के रूप में भले ही नसरुद्दीन महमूद बैठा हो, पर अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली का शासन बलबन के हाथों में था। और नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को अन्य उपाधियां दी, जिसका नाम उलुग खान। उलुग खान के नाम से बलबन को एक अन्य उपाधि प्रदान की। बलबन, अब इसके बाद देखते हैं कि नसरुद्दीन महमूद की 1266 में जब मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद बलबन 1266 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है। अब इसके सामने कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती तुर्कान चहलगानी है, जिसे 40 गुलाम चालीसा कहते हैं, जो 40 गुलाम सरदारों का संगठन है। अब यह इतने महत्वपूर्ण हो गए थे कि जब चाहते दिल्ली में किसी शासक को बैठा देते, जब चाहते किसी शासक को उतार देते। मतलब कि कुल मिला के कह सकते हैं कि सुल्तान की कोई वैल्यू नहीं रह गई। तो सबसे पहले इसने गुलाम चालीसा को खत्म किया। तुर्कान चहलगानी जो संगठन था, जिसे इल्तुतमिश ने बनाया था, उसको खत्म बलबन ने किया। तो यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पर मैं स्टार मार दे रहा हूं कि तुर्कान चहलगानी संगठन का अंत किसने किया था? तो बलबन ने किया था। अच्छा, एक महत्वपूर्ण काम इसने जब किया, तो उसके बाद इसके बाद सुल्तान के प्रति भय। जनता सुल्तान को कोई वैल्यू ही नहीं देती थी, उसको कुछ समझते ही नहीं था, क्योंकि ये जो तुर्कान चहलगानी गुलाम चालीसा जो थे, सुल्तान की छवि एकदम धूमिल कर दिए थे। तो बलबन ने फिर से सुल्तान के प्रति भय पैदा किया और उसने ईरान के शासक के तर्ज पर अपने दरबार को सजाया। और जिस प्रकार ईरानी शासक अपने दरबार में बैठते थे, जिस प्रकार वो अपने दरबार को सुसज्जित किया, उसी प्रकार बलबन ने भी अपने दरबार को बनाया। और बलबन ने अपने दरबार में ड्रेस कोड निर्धारित किया कि फला मंत्रियों का ये ड्रेस कोड होगा, सुल्तान का ये ड्रेस कोड होगा, और अपने अपने ड्रेस कोड को पहनकर ही दरबार में आएंगे। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कार्य इसने ये ड्रेस कोड कर दिया कि मंत्रियों के लिए अलग ड्रेस और सुल्तान के लिए अलग ड्रेस। और बलबन ने और भी अन्य कठोर नियम लगाए कि दरबार में कोई भी मंत्री या सुल्तान शराब पीकर नहीं आएंगे। इसके लिए बलबन ने पहले स्वयं शराब छोड़ा और उसके बाद उसने अपने मंत्रियों को कहा कि दरबार में किसी भी प्रकार का शराब सेवन या नशा करके नहीं आएंगे। अब उसके अन्य भी महत्वपूर्ण कार्य हम देखेंगे। उसने गैर इस्लामी त्योहार को दिल्ली सल्तनत में मनवाना प्रारंभ किया, जिसमें एक महत्वपूर्ण है नवरोज। नवरोज एक ईरानी त्योहार है, उसने अपने दरबार में इसको मनवाना प्रारंभ किया। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने अपने दरबार में नवरोज त्योहार मनाना प्रारंभ किया? तो वो था बलबन। अब इसके बाद देखेंगे सिजदा और पैबोस प्रथा। सिजदा और पैबोस प्रथा वह है, सिजदा माने सुल्तान के सामने घुटने के समान बैठकर उसे झुककर सलाम करना, और पैबोस वो है जब घुटने पर आप बैठ जाए और उसके पैरों को चूमे। तो सिजदा और पैबोस प्रथा यही है कि सुल्तान के समक्ष घुटने पर बैठकर
उसको उसके पैरों को चूमे। तो सिजदा और पैबोस प्रथा किसने दिल्ली सल्तनत में प्रारंभ किया था? तो बलबन ने। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है कि सिजदा और पैबोस प्रथा किसने प्रारंभ किया? तो आप बता सकते हैं बलबन। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे कि जनता तो जानती ही थी कि बलबन एक गुलाम था, तो उसने अपने दासिता को छुपाने के लिए अपने गुलाम न बताते हुए एक उच्च कुल से अपना संबंध जोड़ा। जो उच्च कुल से उसने संबंध जोड़ा उसे अफरासियाब वंश कहते हैं। अफरासियाब वंश से उसने वैवाहिक संबंध बनाए और अपने को उच्च कोटि का बताने लगा। अब बलबन के एक और महत्वपूर्ण कार्य देखेंगे, उसने राजत्व का सिद्धांत दिया। राजत्व का सिद्धांत के बारे में अब हम आपको बताएंगे। राजत्व का सिद्धांत के अंतर्गत उसने जिल्ले इलाही, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, नहीं लिखा हूं, जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही का, उसने अपने आप को जिल्ले इलाही कहा। जिल्ले इलाही का अर्थ होता है ईश्वर की परछाई, अर्थात उसको अल्लाह का एक प्रतिनिधित्व है जो उसे अल्लाह ने भेजा है। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा पद होता है सुल्तान का। यह बलबन ने कहा है, उसके राजस्व सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण भाग है। उसने अपने आप को निबायते खुदाई कहा है, मतलब अल्लाह का प्रतिनिधित्व। जिल्ले इलाही माने अल्लाह का परछाई। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि जिल्ले इलाही दिल्ली सल्तनत में कौन सा सुल्तान कहा अपने आप को? तो आप बता सकते हैं बलबन। और निबायते खुदाई किसने उपाधि धारण की? तो बलबन। यहाँ पर दो प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण है, जिल्ले इलाही और निबायते खुदाई। राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत ये भी आता है कि जो जनता होती है वह अपने सुल्तान के प्रति वफादार होना चाहिए और वह सुल्तान से कोई भी प्रश्न नहीं कर सकती। सुल्तान अपने मन से चाहे जो करे, जनता उसके प्रति जवाबदेह नहीं होती है। तो ये था राजत्व सिद्धांत। राजत्व सिद्धांत किसने दिया दिल्ली सल्तनत में? तो बलबन ने दिया। यहाँ से 3 क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं कि जिल्ले इलाही की उपाधि किसने की और राजत्व का सिद्धांत किसने दिया, निबायते खुदाई उपाधि किसने धारण की। इन तीनों का क्वेश्चन आंसर है बलबन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद हम देखेंगे बलबन ने किस प्रकार क्रूरतापूर्वक, निर्दयतापूर्वक विद्रोहों को दबाया और किस प्रकार लोगों को मारा और कत्लेआम कराया। तो सर्वप्रथम उसने कटिहार जो बिहार में अभी आता है, बिहार का एक जगह है, कटिहार में उसने जंगलों को साफ कराना चाहा। तो वहां की जो जनता थी उसने शासक बलबन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया कि हम इस जंगल को नहीं साफ करने देंगे। तो 1267 ईस्वी में बलबन ने आदेश दिया कि वहां के जितने भी लोग हैं, 9 साल के जो बच्चे हैं उनसे ऊपर जितने भी हैं सबको मरवा डालो। अब आप समझ सकते हैं कि 9 साल जो बच्चे हैं उससे ऊपर जितने भी व्यक्ति थे उनको सबको मार दिया गया और अब बचते हैं 9 साल के नीचे वाले और महिलाएं। तो इन सबको बंदी बनाकर वह गुलामों के बाजार में बेच दिया। फिर उसके बाद आता है बंगाल विद्रोह। बंगाल का विद्रोह 1279 ईस्वी में हुआ। इस वहां का जो शासक था तुगरिल खान ने 1279 में बलबन से स्वतंत्र हो गया और बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया। तो बलबन ने बंगाल पर आक्रमण कर तुगरिल खान को पकड़ लिया और उसे और उसके परिवार और उसके सभी संबंधियों को शरीर में पहले कील ठोकी और उसके बाद सभी को एक जाई से पूरे समाज के सामने फांसी दी गई। वहां पर उस समय करीब 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी जिसमें लोग फांसी पर लटके हुए थे। इन्हीं सब के कारणों जो बलबन की रक्त और लौह नीति थी, किस प्रकार इसने विद्रोह को दबाया और इसकी क्रूरता और निर्दयता जो थी यह इसकी रक्त और लौह नीति पर आधारित थी। तो रक्त और लौह नीति किसने बनाया था? तो यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो रक्त और लौह नीति किसने बनाया था? तो रक्त और लौह
नीति का निर्माण बलबन ने किया था। अब इसके बाद हम देखेंगे मंगोलों से सुरक्षा। मंगोल उस समय जो दिल्ली सल्तनत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा थे, जो आए दिन आक्रमण करते थे। तो 1285 ईस्वी में जब मंगोल पश्चिमी भारत पर मुल्तान सिंध पर आक्रमण किए, तो मंगोल बलबन ने अपने प्रिय पुत्र शहजादा मोहम्मद को मंगोल आक्रमण को दबाने के लिए भेजा। जब शहजादा मोहम्मद गया तो वह युद्ध तो जीत गया, परंतु वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। जब यह समाचार बलबन को प्राप्त हुआ तो बलबन बहुत ही दुखित हुआ, क्योंकि बलबन का प्रिय पुत्र शहजादा मोहम्मद था जो मारा गया। अब इसके बाद बलबन की तबीयत जो थी धीरे धीरे गड़बड़ होती चली गई और उसका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया, और 1200 आखिर में आकर 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई। तो बलबन की मृत्यु कब हुई? 1287 ईस्वी में। अब इसके मृत्यु होने के कुछ साल बाद ही गुलाम वंश का अंत हो जाता है। उसके बाद एक नए वंश खिलजी वंश का उदय होता है। तो यहाँ पर हम आज बलबन के इतिहास के बारे में और उसकी क्रूरता और निर्दयता के संपूर्ण विषय में हमने जानकारी प्राप्त की। मैंने आपको जितना पढ़ाया है कि एक टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।